हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बबलू की वीरता। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बबलू न सिर्फ अपने घर में बल्कि सारे मोहल्ले में एक शरारती बच्चे के रूप में जाना जाता था। उसकी शरारतों की वजह से सभी उससे परेशान रहते थे। स्कूल में भी उसे सभी जानते थे। अक्सर उसकी स्कूल डायरी उसके किस्सों से भरी रहती थी, लेकिन पढ़ाई में वह किसी से कम नहीं था। हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। बबलू भले ही शरारती था, पर घर, आस पड़ोस और स्कूल में सभी का लाडला भी था। चेहरे पर ऐसी मासूमियत होती कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। शरारत करने के बाद वो ऐसी भोली सी शक्ल बनाता कि चाहे उससे कोई कितना भी गुस्से में हो, उसकी भोली सूरत देखकर उस पर तरस खा जाता था। बबलू अपने मित्रों के साथ क्लास में और छुट्टी के बाद मोहल्ले में भी धमाल चौकड़ी मचाता रहता था। अक्सर दोपहर को खेलते समय उसकी गेंद पड़ोसियों की छत पर जा गिरती, तो उसे लाने की जिम्मेदारी भी बबलू की ही होती और वह इसे बखूबी निभाता भी था। वह खेल कूद में और दौड़ में भी सबसे आगे रहता था। घर में वह सबका लाडला था, खासकर दादा दादी और अपनी बुआ का। किसी भी नई चीज की मांग वह अपने दादा दादी या बुआ के जरिए अपने मम्मी पापा तक पहुंचाता और अक्सर सफल भी होता था। कई बार घर के गैजेट्स जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और दूसरे घरेलू उपकरणों को बिना किसी की इजाजत से प्रयोग में लाने की वजह से बबलू की मार खाने की नौबत आ जाती थी। और ऐसे में हमेशा की तरह बुआ ही उसकी ढाल बनती थी। वैसे दादा दादी का भी वह कम लाडला नहीं था। जब कभी पापा से मार पड़ती तो दादाजी की भी आंखें भर आती थी, पर वे कुछ कहते नहीं थे। जानते थे कि बबलू को समझाने की जरूरत है। बबलू जब घर पर होता तो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग भी बखूबी करता था। कई बार तो दादाजी को भी मोबाइल में से नंबर ढूंढने में और डायल करने में मदद करता था, या दादी को पापा के लैपटॉप से पुरानी वीडियो या तस्वीरें दिखाता था। अपने बचपन की तस्वीरें देखता और खुश होता था। कई बार वह दादा दादी की वीडियो भी बना लेता था। यह बात अलग है कि बाद में पापा से डांट खानी पड़ती थी और बीच बचाव के लिए हमेशा की तरह दादाजी तो होते ही थे। बबलू अक्सर मम्मी पापा के साथ छुट्टी वाले दिन पास के किसी मॉल में जाता, तो बड़ी उत्सुकता से कई चीजों के बारे में पापा से पूछता और पापा कह देते कि तुम्हारी अभी इनको चलाने की उम्र नहीं है, बड़े हो जाओगे तो अपने आप चलानी आ जाएगी। फिर भी उसकी उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी। घर पर आकर भी वह इसकी चर्चा अपने मित्रों और दादा दादी से करता और बुआ से अपने सवालों का समाधान करवाता। उसके दादाजी रोज उसे रात में वीरों की कहानियां सुनाया करते थे। बबलू सुनते सुनते बीच में कहता था कि मैं भी बड़ा होकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय और मिल्खा सिंह की तरह देश और परिवार का नाम रोशन करूंगा। दादाजी भी उसके उत्साह को हमेशा बढ़ाते रहते थे और उसका असर उसमें दिखता भी था। बबलू के घर के पास बड़ा सा मैदान था जिसमें बबलू अपने दोस्तों के साथ खेलता। उसे दौड़ने का काफी शौक था। वह अक्सर टीवी पर मिल्खा सिंह फिल्म का विज्ञापन देखता तो दादाजी से उनके बारे में जानकारी लेता। दादाजी उसे सब बताते कि कैसे उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी फौज का और देश का नाम रोशन किया। वह दादाजी से कहता, मैं भी उनकी तरह बनूंगा। यह सुनकर उसके दादा मुस्कुरा देते। एक बार बबलू का परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए जम्मू जा रहा था। सारा परिवार एक ही डिब्बे में था। ट्रेन शाम को 6:10 पर चलती थी और सुबह 6 बजे जम्मू पहुंच जाती थी। बबलू भी अपने दादाजी के पास ही ऊपर वाली बर्थ पर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। ऐसे ही खेलते खेलते उसकी आंख लग गई। करीब 5-6 घंटे वह सोता रहा,
फिर अचानक उसे सुसु आ गया तो वह टॉयलेट की ओर बढ़ा। जैसे ही वह टॉयलेट के पास पहुंचा, उसे अंदर से दो आदमियों की आवाजें सुनाई दी। हालांकि आवाज काफी धीमी थी, पर वह सुन सकता था। कोई एक आदमी दूसरे से कह रहा था, देख पप्पू, हमारा टारगेट अगला स्टेशन है और जो 45 मिनट में आने वाला है। हमें सारी तैयारी अभी से कर लेनी है। जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंचेगी, वहां ट्रेन 10 मिनट ठहरती है। उस समय स्टेशन में ज्यादा हलचल नहीं होगी। हमें उन्हीं 10 मिनटों में ही सारे काम को अंजाम देना है। पप्पू बोला, मुन्ना भाई, आप चिंता मत करो। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। आप मुझे बस इशारा कर देना, मैं चुपचाप काम को अंजाम दे दूंगा। हमारे टिकट जम्मू तक हैं। हम उस 10 मिनट में ही अपना काम करके वापस आ जाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। मुन्ना भाई बोला, मैं इस सेब की पेटी को यहीं टॉयलेट में रख देता हूँ। जैसे ही गाड़ी अमृतसर पहुंचेगी, तुम इसे यहाँ से उठा तुम इसे यहाँ से उठाकर बाहर निकल जाना। वहां वेटिंग रूम में जब सभी सोए होंगे, वहां तुम्हें बब्बू मिलेगा। वो जहां सोया होगा उसी जगह पर जाकर इस सेब की पेटी को रख देना। वहां ज्यादा समय मत लगाना। इसमें 10 मिनट का टाइमर लगाकर बब्बू के साथ वापस आ जाना। अपना मोबाइल ऑन ही रखना। मैं तुम्हें सारी बातें समझाता रहूंगा। पप्पू बोला, ठीक है भाई, मैं वैसा ही करूंगा। इधर बबलू उनकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसे कोई बड़ी साजिश होने का अंदेशा हो रहा था। गाड़ी कुछ ही मिनटों में अमृतसर स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। उसके पास किसी को जगाने का समय नहीं था। तभी गाड़ी स्टेशन के आउटर में पहुंच गई, यानी स्टेशन बस 1 या 2 मिनट में आने वाला था। वह सोच रहा था कि दादाजी को जगाऊं और सारी बातें उन्हें बता दूं, पर पहले जिस काम से आया हूं उसे पूरा कर लूं। वह साथ वाले टॉयलेट में जाकर अपना काम निपटा आया। कुछ ही पलों में साथ वाले टॉयलेट के खुलने की आवाज आई और उसने दो लोगों को बाहर निकलते देखा। वह चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर आया और जैसे नींद में हो, आंखें बंद किए उनके पास से निकलकर अपनी सीट के पास पहुंच गया। अभी भी सब लोग सो रहे थे। फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास मोबाइल है। उसने मोबाइल में समय देखा, सुबह के 5:15 बज रहे थे। उसने डिब्बे के दूसरी तरफ अटेंडेंट की सीट की तरफ जाकर देखा। वहां कोई नहीं दिखा। बबलू ने वापस आकर सारी बातें दादाजी से करनी चाही, पर वे भी सो रहे थे। उसकी आवाज का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। सहसा उससे याद आया, क्यों ना मैं पापा के मोबाइल से पुलिस को कॉल करके उन दोनों के बारे में बता दूं। उसने जल्दी से 100 नंबर डायल कर दिया। तुरंत ही उसे किसी की अलसाई सी आवाज सुनाई दी। हेलो, अमृतसर पुलिस, जसबीर सिंह स्पीकिंग। बबलू बोला, अंकल, मैं दिल्ली से जम्मू जाने वाली गाड़ी 14003 के SA से बबलू बोल रहा हूँ। जसबीर सिंह बोला, हाँ बेटे, बोलो क्या बात है। बबलू बोला, अंकल, ये गाड़ी स्टेशन पहुंचने वाली है और इसमें दो आतंकवादी बैठे हैं जो अमृतसर स्टेशन में बम लगाने की बात कर रहे थे। वह दोनों अभी गाड़ी के रुकते ही वेटिंग रूम में बम लगाने वाले हैं। उनमें एक का नाम मुन्ना और दूसरे का पप्पू है। उन्होंने काली जैकेट पहनी है और थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ाई हुई है। जसबीर सिंह बोला, मैं अभी अपने ऊपर के अफसर को इसकी जानकारी देता हूँ और जो भी बन पाता है करता हूँ। आपने अपना नाम क्या बताया? बबलू बोला, अंकल, मेरा नाम बबलू है और हम गाड़ी नंबर 14003 के S4 में बैठे हैं। जसवीर सिंह बोला, थैंक्स बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम उन पर नजर रखना और हमें सूचित करते रहना। बबलू ने कहा, ओके अंकल। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी के प्लेटफॉर्म में दाखिल होने की आवाजें आने लगी और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। दोनों आतंकवादी अपना काम करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची, मुन्ना भाई ने बैग उठाया और वेटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरा आतंकवादी ट्रेन में ही था। बबलू ने भी दादाजी को हिलाया और बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है और वह भी नीचे उतर आया। बबलू जब फोन पर सारी बात बता रहा था तो वहां बैठा एक व्यक्ति सब कुछ सुन रहा था।
असल में वह भी आतंकवादियों का ही साथी था। अब वह सोचने लगा कि इस लड़के को कैसे मसला जाए, जिसकी वजह से सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला था। बबलू जब दरवाजे की ओर जाने लगा तो उसने पास से गुजरते बबलू को पकड़कर अचानक उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तानते हुए कहा, बस, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। बहुत होशियारी हो गई बेटा, अब तू भी इन्हीं लोगों के साथ मरेगा। यह कहता हुआ वह बबलू को खींचता हुआ दरवाजे की ओर ले जाने लगा। बबलू के दादाजी भी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जितनी देर में वे किसी को कुछ बताते तब तक आतंकी ने बबलू के मुंह को रुमाल से बांधा और उसे उठाकर गेट से नीचे उतर गया। बबलू जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज रुमाल के अंदर ही घुटी घुटी से निकल रही थी। उस समय स्टेशन में कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी। सभी यात्री तो सोए थे या वे उतरने की तैयारी कर रहे थे। दादाजी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। वे भी हड़बड़ी में उनके पीछे भागे। जल्दी जल्दी दादाजी कंपार्टमेंट से नीचे उतरे, पर वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। दादाजी ने सोचा, अब क्या करूं? यह सोचते हुए दादाजी आरपीएफ के ऑफिस को ढूंढने के लिए एक तरफ जाने लगे। इतने में ही उन्होंने कुछ जवानों को S4 की तरफ आते देखा। दादाजी भी तेजी से उनकी ओर जाने लगे। उनके पास पहुंचकर दादाजी ने कहा, सर, मेरे पोते को कोई आतंकवादी उस तरफ ले गया है, जल्दी से कुछ करें। आरपीएफ जवान बोला, वह देखने में कैसा था और क्या आप उसकी कोई पहचान बता सकते हैं? दादाजी बोले, सर, उसने काली जैकेट पहनी हुई थी और उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। यह कहकर दादाजी भी उनके साथ ही हो लिए। उधर पहला आतंकवादी अपना बैग वेटिंग रूम में रखकर वापस आ रहा था। उसने जब आरपीएफ के जवान को उस ओर आते देखा तो वह थोड़ा चौकन्ना हो गया। वह एक और स्टॉल के पास खड़ा हो गया और उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसने मोबाइल पर दूसरे आतंकी का नंबर मिलाया और बोला, हेलो मुन्ना भाई, कहाँ है तू? मुन्ना भाई बोला, पप्पू, अपना प्लान बदल गया है। इस चूहे ने हमारी बातें सुन ली है। अब मैं इस छोकरे को लेकर बाहर गेट की ओर जा रहा हूँ और टिकट तेरे पास ही है ना? तू बाहर गेट की तरफ आ जा। पप्पू बोला, मैं नहीं आ सकता क्योंकि दो पुलिस वाले गेट के पास तलाशी ले रहे हैं और शायद उन्हें शक भी हो गया है। अचानक बबलू ने मुन्ना भाई से अपना हाथ छुड़ा लिया और एक ओर भागने लगा। जब मुन्ना भाई ने अपना खेल बिगड़ते हुए देखा तो वह भी चुपके से गाड़ी की ओर भागने लगा। क्योंकि गाड़ी चलने लगी थी, इधर दादाजी पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ वेटिंग रूम की ओर जा रहे थे। इधर दादाजी पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ वेटिंग रूम की ओर जा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर बम फट गया तो बहुत नुकसान होगा। जब बबलू ने देखा कि मुन्ना भाई गाड़ी में चढ़ने की तैयारी में है, तो वह भी उसके पीछे भागने लगा। गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। मुन्ना ने देखा कि गाड़ी तेज होती जा रही है। उसे लगा अब गाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है, तो वह गाड़ी के साथ साथ ही भागने लगा ताकि वह जल्दी से प्लेटफॉर्म पार कर बाहर निकल जाए। बबलू उसके इरादों को भांप गया और वह भी तेजी से उसके पीछे भागने लगा। आज उसे मिल्खा सिंह की याद आ रही थी। उसने जोर लगाकर भागना शुरू कर दिया। वह जल्द ही मुन्ना भाई के पीछे पहुंच गया। इतने में गाड़ी भी निकल गई और प्लेटफॉर्म भी खत्म हो गया। अब बबलू की हिम्मत बढ़ गई और उसने एक झटके से आगे जाते हुए मुन्ना को लंगड़ी मार दी। मुन्ना ताश के पत्तों की तरह भरभराते हुए रेलवे लाइन के किनारे गिर पड़ा। पीछे आ रहे पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उधर दादा उधर दादाजी ने बम निरोधक दस्ते के साथ बम को निरस्त करवाया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बबलू की बहुत तारीफ की। कहा, अगर बबलू ने समय से सूचना न दी होती तो एक बड़ा हादसा हो जाता। उन्होंने बबलू का नाम बहादुरी का काम करने पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए मनोनीत किया। बबलू को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बबलू आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। उसके परिवार को उस पर गर्व है।
बबलू ने अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया था। अगले दिन बबलू की वीरता की खबर सारे अखबारों में फोटो के साथ प्रकाशित हुई। दिन भर अलग अलग टीवी चैनल्स पर उसकी वीरता के कारनामे आते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।